नमस्ते, थर्ड आई में आपका स्वागत है। कल इंडिया गठबंधन की दिल्ली रैली हुई रामलीला मैदान में और वो सिग्निफिकेंट है। अ, मैं क्योंकि कल 2 रैली हुई थी, एक रैली मेरठ में मोदी जी ने की। अ, रामलीला मैदान की रैली की कुछ हाइलाइट्स मैं बता दूँ, उससे पहले मैं 1-2 चीज़ें इसलिए स्पष्ट करूँ। अ, अब धीरे-धीरे अगर आप देखिए तो इंडिया गठबंधन को जिसको कहते हैं कि जो 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 सरकारी मीडिया है, उसको भी एक्नॉलेज करना पड़ रहा है। उसको भी आके बात सुननी पड़ रही है, उसको स्पेस देना पड़ रहा है। जो पुरानी स्थिति थी कि इनकी बात ही हम नहीं करेंगे, इनको इनको कवर ही नहीं करेंगे, वो मेरे ख्याल में मामला उसके आगे निकल चुका है। दिल्ली रैली की कुछ हाइलाइट्स मैं बता दूँ और उसके बाद एक मैं उसको क्योंकि सारी चीज़ें सीट से ही यही मामले में इर्द-गिर्द घूम रही हैं। एक तो दिल्ली की एक हाइलाइट ये थी कि दिल्ली वाली कल रैली जो थी, जैसे एक मूल फ़र्क देखा गया था, जो मुझे लगा। अभी तक ये तीसरी बड़ी जॉइंट रैली थी। आपने पटना के गांधी मैदान में देखा, शिवाजी पार्क मुंबई में देखा और कल आपने दिल्ली के रामलीला मैदान में देखा। तीनों में एक बेसिक फ़र्क तो मुझे ये समझ में आया कि पट बिहार में गठबंधन की सरकार नहीं है, एनडीए की सरकार है। लेकिन जब वहाँ वो रैली हो रही थी, तो ऐसा लग रहा था कि जैसे वो जो लीडर है उनका लोकल उतनी ही पकड़ है। मतलब जैसे उनके उसमें हो रही है। मुंबई में सरकार एनडीए की है, महाराष्ट्र विकास आघाड़ी की नहीं है, लेकिन जब वहां पे भी कर रहे थे तो वो अथॉरिटी दिख रही थी। दिल्ली में ये साफ नजर आ रहा था कि यहाँ पे सरकार कहने को तो आम आदमी पार्टी की है, लेकिन वो सरकार चला रहे हैं केंद्र सरकार, यूनियन गवर्नमेंट। और इस सरकार का जो भी वो लड़ रहे हैं वो वो झलक रहा था कि वो उनके बस में यहाँ के लोग नहीं है। दिल्ली पुलिस उनके बस में नहीं थी। कई बार अनाउंस करना पड़ रहा था कि भाई आप गेट में जो जो एंट्री रोक दे रहे हैं उसको मत रोकिए, लोगों को अंदर आने दीजिए, इत्यादि इत्यादि। दूसरा एक जो सबसे बड़ी बात मुझे लगी कि ये पहली बार हुआ कि समूचा विप इंडिया अलायंस, समूचा, जब मैं समूचा बोल रहा हूं तो मतलब नॉट इवन एक एक्सेप्शन भी नहीं था जो वहां प्रेजेंट नहीं हुआ हो या रिप्रेजेंटेड नहीं हुआ। सारे लोग प्रेजेंट थे और सारे लोगों ने जबरदस्त बातें कही। एक चीज जरूर थी क्योंकि टाइम का बंधन था। अ, मतलब गृह मंत्रालय के डायरेक्ट सुपरविजन में इंडिया गठबंधन की रैली हो रही थी। ये कह दिया गया था कि आपके पास परमिशन इतने ही बजे तक की है। तो वो हर एक को टाइम मैनेजमेंट हो रहा था। किसी को 6 मिनट, किसी को 4 मिनट, किसी को 2 मिनट, किसी को उसी में मैं सबको बोलना था। उस टाइम मैनेजमेंट में भी ये था कि 1 मिनट पहले जाके भाई घंटी बजा दी जा रही थी सब, क्योंकि अगर ये नहीं करते तो इस रैली को कैसे फ्लॉप किया जाए, इसकी ताक में पूरी तरह से एक पूरी सरकार और एक पूरा पार्टी और एक पूरे लोग बैठे हुए। मुझे आप इसको थोड़ा समझें, उसके लिए दो दो चीजें बताना जरूरी है। मैं इसको अभी भी मानता हूं कि इंडिया अलायंस का जो स्टार्टिंग पॉइंट था और जहां से इंडिया अलायंस की कहानी शुरू हुई, वो नीतीश जी ने शुरू की। नीतीश जी अब नहीं है, लेकिन वो कहानी इतने आगे बढ़ चुकी है कि नीतीश जी के रहने नहीं रहने का कोई मतलब नहीं है। इंडिया अलायंस का काफिला चल चुका है। दूसरा मुझे ऐसा लगा जो टर्निंग पॉइंट है, वो टर्निंग पॉइंट अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी। बहुत से लोग अरविंद केजरीवाल जी की स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स को अप्रूव नहीं करते हैं, लेकिन टर्निंग पॉइंट हो गया है। उनकी गिरफ्तारी के बाद जो एक 5-7 दिन के अंदर दिल्ली में रामलीला मैदान में रैली और उसमें सारे लोगों का आह्वान, और ये मैं इसको बड़ी बात मानता हूं। और दूसरा टर्निंग पॉइंट इस पूरे खेल का, जहां से जिसको कहते हैं ना कि अभी इंजन स्टार्ट हुआ नीतीश जी के उस पे, जब अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी हुई तो शायद पहला गियर लगा, लेकिन आज रामलीला मैदान में गियर तो चेंज हो गया। जिस जिस कॉन्फिडेंस के साथ इंडिया गठबंधन के सारे नेताओं ने बोला। पहली मैं हाईलाइट इसलिए कर दूं, अच्छा मैं उसके पहले भी दो चीजें इसलिए बता दूं कि आपको फिर समझना बहुत आसान हो जाए। इंडिया गठबंधन में 26-27 दल हैं, हर एक की अपनी अपनी अहमियत है, हर स्टेट की अहमियत है। लेकिन जैसे मैं जब बोलता हूं ना कि केरल केरल चाहे चित भी मेरी पट भी मेरी टाइप है, चाहे कांग्रेस जीते चाहे लेफ्ट जीते, वो रहना इंडिया गठबंधन है। वहां पे ये भी डर नहीं कि ये उधर चले जाएंगे उधर भाग जाएंगे।
वो सब इंडिया गठबंधन की सीट है, तो उनको कम, उनको ज़्यादा, तो इसलिए वहाँ बहुत डिस्कशन नहीं करते। डीएमके बिल्कुल परफेक्ट गठबंधन, एबल लीडरशिप के साथ, वहाँ पे भी कुछ बहुत नहीं करते। मेरे हिसाब से इंडिया गठबंधन के जो 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 वो नेता जिनको अपनी स्टेट में इस बीजेपी के विजय रथ को रोकने की ज़िम्मेदारी दी गई है, और जो जिसकी तरफ पूरा इंडिया गठबंधन, देश के बहुत से लोग जिनको लगता है कि सरकार का इस देश के लोकतंत्र की को मजबूत करने के लिए आवश्यक है ये सरकार, अगली बार बीजेपी केंद्र में सरकार न बनाए, उसपे मैं 5 स्टेट को का नाम लूँगा। उसको आप मैक्सिमम, नहीं माफ कीजिएगा, 6 स्टेट का नाम लूँगा, और वो 6 स्टेट वो हैं जो अदर देन कांग्रेस के अलावा सेनापति कोई और है, और सारी चीजें उस सेनापति के ऊपर डिपेंड कर रहा है कि वहां कैसे करेंगे। पहली स्टेट है उत्तर प्रदेश, अखिलेश यादव के नेतृत्व में यहाँ की लड़ाई लड़ी जा रही है। कितना अच्छा कितना बुरा करते हैं, 80 सीटें हैं, तो ये अखिलेश यादव जी, और आज अखिलेश यादव जी वहां गए तो बहुत अच्छा बोले। मतलब मैं जनरली अखिलेश यादव जी से इस तरह की उम्मीद नहीं कर रहा था, लेकिन अच्छा बोले, सब में एका है ये ताकत दिखाई। और बहुत से जो रफ एजेस होती है ना, जब इस तरह की रैली हो तो अपने आप वो चीजें ठीक होने लगती हैं। दूसरी स्टेट है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में हालांकि बहुत से लोग शरद पवार जी की तरफ देखते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से महाराष्ट्र का जो जो मैच विनर होने जा रहे हैं और जिनके ऊपर बहुत कुछ दारोमदार है, वो उद्धव ठाकरे जी। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की जी की नेतृत्व क्षमता, उनकी धैर्य, उनका क्रिएटिविटी, वो एक मुझे दूसरे तरह से वो हैंडल करते हैं। और एक जो बात वो उन्होंने मुंबई में भी कही थी, आज दिल्ली में भी कह रहे हैं, और अगर ये नारा एक बार, ये बात एक बार लोगों के बीच चलने लगी, तो इसको ना, इस पे कोई इलेक्शन कमीशन कुछ कह भी नहीं पाएगा। वो कह रहे हैं भाजपा आपकी तड़ी पार। अब तड़ी पार जब वो करते हैं भाजपा के लिए, तो बहुत से लोगों को बहुत सी चीजें याद आने लगती हैं। अब भाई अब की बार भाजपा तड़ी पार, ये तो बहुत ही इनोसेंट सा स्लोगन है, लेकिन वो इसको ठीक से डील कर रहे हैं, क्योंकि ये अगर लोगों को एक बार उस तड़ी पार, और कैसे वो तड़ी पार इत्यादि इत्यादि बहुत सी चीजें अपने आप याद आ जाना और याद दिलाना आवश्यक है। तीसरा वेस्ट बंगाल है। वेस्ट बंगाल क्योंकि 80 सीट 48 सीट, वेस्ट बंगाल 42 सीट। जब आप 42 सीट की बात करते हैं, तो बहुत से लोगों को ये था, और सभी को ऐसा लगता था कि भाई अब ममता बनर्जी तो इंडिया गठबंधन में है नहीं, वो तो सारी सीट पे लड़ने का ऐलान कर दिया है, उन्होंने कह दिया है भाई हम यहाँ किसी को कोई सीट नहीं देंगे। हालांकि ममता बनर्जी जी के टीएमसी का एक कैंडिडेट उम्मीदवार उत्तर प्रदेश में उस गठबंधन के गठबंधन के अंतर्गत चुनाव लड़ रहे हैं, संभवतः भदोही से ललितेश्वर जी लड़ेंगे। लेकिन जो आज वहां के मंच पे जो इंपॉर्टेंट चीज है, डेरेक ओब्रायन और सागर का घोष जी, ये दोनों जो एमपी हैं उनके, उन्होंने डेरेक ओब्रायन जी पहले आए, उन्होंने कहा 6 मिनट का समय है, 3 मिनट मैं बोलूंगा, 3 मिनट मेरी साथी सागर का जी बोलेंगे। मैं अंग्रेजी में वो बोल रहे थे, उनको वो हिंदी में बोल रही थी, और उन्होंने स्पष्ट किया कि ममता बनर्जी जी चूंकि आज से उन्होंने चुनाव की पहली रैली कर रही थी, तो इसलिए वो नहीं आ पाई हैं, लेकिन उन्होंने हम लोगों को भेजा है। और उन्होंने इसको कोट अनकोट एक बार नहीं, डेरेक ओब्रायन ने भी कहा, सागर का घोष ने भी कहा कि हम इंडिया के साथ थे, हम इंडिया गठबंधन के साथ हैं, और हम इंडिया गठबंधन के साथ रहेंगे। तो ये जो बहुत सा नैरेटिव बीजेपी की तरफ से चलाने की कोशिश हो रही थी, टूट गया, देखिए ममता ने क्या किया, वो बिल्कुल क्लियर है। इट इज अ पोल स्ट्रेटेजी, जहां पे ममता बनर्जी ऑपोजिशन के उस स्पेस में भी सेंधमारी करवा रही हैं, क्योंकि बीजेपी जो ऑपोजिशन का पूरा स्पेस लेके बैठी थी, इस बार उसमें कांग्रेस और वाम पार्टीज कितना सेंध लगा पाएंगे, ये देखने वाली बात होगी। तो इनके दोनों लोगों ने बहुत स्पष्ट शब्दों में बार बार आके कहा कि भाई ये हम लोग पार्ट ऑफ इंडिया गठबंधन। उसको अच्छा लगा, मतलब एक एक जिसको कहते हैं ना, प्रॉपर चैनल से प्रॉपरली इसको वो किया गया। फिर मैं बात करूं जरा बिहार की। बिहार भी ऐसा है कि जहां पे अभी पारस जी को तो मोदी जी ने बुला के चाय पिला के उनको मैनेज कर लिया है। वह पारस जी कोई इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, ताली बजाएंगे सिर्फ। लेकिन यहाँ पे तेजस्वी यादव, दिन प्रतिदिन तेजस्वी यादव की लीडरशिप वो हो रही है। और बिहार को लेकर अगर आपको याद हो तो रोज पेपर में एक नैरेटिव चलाया जा रहा था, बिहार में गठबंधन टूट गया, आपस में मनमुटाव,
ये बात, वो बात, पप्पू यादव पूर्णिया से माँग रहे हैं, नहीं तो ये हो जाएगा। इस गठबंधन में इस मंच ने फिर से एक बार कर दिया गया। सीटों को लेके ज़रूर बातचीत होगी, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं कि सीटों को लेके बातचीत होगी, कोई गुस्सा होगा, कोई नाराज़ होगा, लेकिन मनमुटाव नहीं। वो ठीक है, वो सीट की बात हो रही है, अब तो वहाँ का सेटल भी हो गया है। 9 सीट पे कांग्रेस और 1 सीट सीपीआईएम, 1 सीट सीपीआई-एमएल, मतलब वो वहाँ का मुझे नहीं लगता है कि वहाँ कोई 29 सीट पे आरजेडी संभवतः पप्पू यादव वहाँ से, लेकिन चीज़ें सॉर्ट आउट हो गए हैं और वो तेजस्वी यादव बार-बार जब आते हैं तो वो एक 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 यूथ का बहुत फ्रेश जो बात होती है, जो जो मन से अपनी बात आपके साथ शेयर कर रहा है, घुमा-फिरा के नहीं बोल रहा है, उस तरह की बात है। तो एक तो मैं बिहार की बात कर रहा था, जहाँ से 40 सीटें, तो 80, 48, 42, 40, 2 जगह का नाम और लूँगा, झारखंड। झारखंड से जब मतलब मैं इन चीज़ों को इसलिए कह रहा हूँ कि आपने सोरेन बहु की जी मतलब जो सीनियर्स बड़े भाई जो थे हेमंत सोरेन के, जिनके उनकी पत्नी, वो आपने डरा धमका के, क्योंकि एक केस ओपन हो रहा है जिसमें जिसमें यह है कि वोट के समय पैसा लिया गया था, आपने डरा के उनको बीजेपी जॉइन करा ली, सीता सोरेन। लेकिन कल्पना सोरेन जी ने जाके जिस तरह से वो दिल्ली एक दिन पहले आ गई थी, वो फ़ोटो क्योंकि वो देखने से अच्छा लग रहा था, वो जब सुनीता केजरीवाल जी से मिलने गई। अब भाई दोनों लोग एक उससे गुज़र रहे हैं और जो भी देखिए ये मैंने आज किसी शो में मैं था, मैंने वहाँ पे भी ये बात कही है और मैं फिर से इस बात को रिपीट कर रहा हूँ। ये कोई कुछ कहे कि वो उनको मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं, प्लीज़ आप सब लोग जो और ख़ास करके वो महिलाएँ, ये समझिए कि आपका हस्बैंड जेल में है, आपको ये पता नहीं है कि वो कब बाहर निकलेंगे। आपको ये भी पता नहीं है कि जिस तरह की ये सरकार है जिसके ऊपर ये कई बार आरोप लगा है कि जेल में लोगों की मृत्यु हुई है और वो क्यों मृत्यु हुई है उसका आज तक कोई फिर पता नहीं लगता है। तो इस तरह के मानसिक तनाव के बीच जहाँ पे जो जो कायदे के वो केवल अपनी पत्नी से बात कर सकते हैं, मतलब अपने परिवार के में पत्नी से बात कर सकते हैं, ऐसे में वो अगर कम्युनिकेट कर रही हैं, तो उसको मुझे ऐसा लगता है कि उसको भी कुछ कहना ठीक नहीं होगा। क्यों नहीं कर सकते? व्हाई नॉट? तो यहाँ पे मैं झारखंड की कल्पना सोरेन जी ने बिल्कुल इमोशनल भाषण, लेकिन जो इसके बाद का है, जो 5वीं स्टेट है, जहाँ पे उस स्टेट के सेनापति को ना केवल दिल्ली, उस स्टेट के सेनापति को इस देश में भी अहम रोल निभाना है इस समय। सीटें वो भले ही 20 लड़ रहे हैं। आम आदमी पार्टी 4 सीटें दिल्ली, अ, जहाँ तक मेरी खबर है उसके अनुसार नहीं वो तो अलग सामने-सामने है, 13 सीटें पंजाब, तो 4 4 और 13 17, 2 सीटें गुजरात गठबंधन के साथ, 1 सीट हरियाणा। 20 सीटों पे ये चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने जो जेल से एक बहुत ही इमोशनल पत्र लिखा और मुझे ऐसा लगता है कि आज के उस पत्र को सुनने के बाद दिल्ली में थोड़ी अगर अगर चीजें ठीक से होती हैं, तो बीजेपी के लिए दिल्ली में खाता खोलना भी मुश्किल हो सकता है, अगर चीजें ठीक से चलने लगें। आम आदमी ने वो करके दिखा चुके हैं पास्ट में, तो ये मत कहिए कि वहाँ ऐसा नहीं हो सकता है। आम आदमी पार्टी ने वो करके दिखाया है, अगेंस्ट ऑल ऑड्स। उन्होंने 67 70 में 67, 70 में 62 इस तरह के का उन्होंने परफॉर्मेंस किया है। एक जो बात अच्छी लगी मुझे कि अरविंद केजरीवाल ने जब जेल से बात लिखी है, उन्होंने गारंटीज़ की बात की और उन्होंने वो सारी बातें की हैं जो जनता से सीधे रिलेट हो रही हैं। उन्होंने कहीं नहीं कहा है कि मैं 5 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी बना दूँगा, मैं जीडीपी ये कर दूँगा। ये सब लच्छेदार बातें उन्होंने नहीं कही। ये भ्रष्टाचारियों को ठीक कर दूँगा फला। उन्होंने बहुत स्पेसिफिक बातें कही हैं। उन्होंने कहा है दिल्ली की जैसे मोहल्ला क्लिनिक है, इस तरह की क्लिनिक पूरे देश में हम लोग देंगे अगर इंडिया गठबंधन की सरकार आती है। जिस तरह का स्कूल का मॉडल है, जहाँ बड़ा और छोटे आदमी का बच्चा क्वालिटी ऑफ शिक्षा ऐसी होगी कि वो खुद आके शिक्षा की बात करेंगे। ये उन्होंने और गारंटीज बिजली पानी की बात कही, जो वो ऑलरेडी डिलीवर कर चुके हैं दिल्ली में, उसको उन्होंने कहा और उन्होंने इसके साथ कहा है कि भाई मैं
मैं माफ़ी मैं चाहता हूँ कि मैंने इंडिया गठबंधन के बाकी लोगों से, चूँकि मैं जेल में बंद हूँ, बात नहीं की है। मैंने अपनी तरफ से इन गारंटीज़ को कहा है और मुझे लगता है कि जो उन्होंने गारंटीज़ कही हैं वो बिल्कुल टू द पॉइंट हैं और उसपे मतलब वो इंडिया गठबंधन का एक जो कहते थे ना सीएमपी नहीं है, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम नहीं है, वो अपने आप इवॉल्व होता जा रहा है। मैं इन सेनापति की बात इसलिए कर रहा हूँ कि पंजाब में वही वही केरल वाली स्थिति है कि जो जीते जो हारे वो इंडिया गठबंधन का है। आम आदमी पार्टी का आता है, वहां बीजेपी की 0 सीट आएंगी। इस बार बीजेपी खाता भी नहीं खोल पाएगी पंजाब में, ये तय है। क्योंकि बीजेपी ने जिस तरह से सिखों का अपमान किया है, जिस तरह से किसानों का अपमान किया है, जिस तरह से सिखों को खालिस्तान ब्रांड करके देशद्रोही करार करने का काम किया है, वो वो कोई भी नहीं भूला है। तो ये पांच पांच स्टेट मैंने इसलिए बोला कि 80, 80, 48, 42, 40, 13 एंड 7, ये करीब 200 सीटें हो रही। इन 200 सीटों में आज की तारीख में करीब 40 सीटें, मोटे तौर पे 40 सीटें इंडिया गठबंधन के पास थी 2019 के हिसाब से। यूपी में 6 थी, वेस्ट बंगाल में सबसे ज्यादा 22 थी। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि 200 में 40, आज जब मैं इसको देखता हूं तो मुझे इंडिया गठबंधन के इन क्षेत्रीय नेता जिनकी ताकत अपनी अपनी स्टेट में है, ये 100 की फिगर तो पार कर ही रहे हैं। यूपी की 80, महाराष्ट्र की 48, ये सब मिला के, और ये 100 सीटें पार होने का मतलब है कि यहाँ पे कम से कम 60 से लेके 80 सीट का मिनिमम, 60 सीट का मिनिमम, 60 से लेके 80 सीट का डेंट बीजेपी को लगने जा रहा है। ये बात मैंने इसलिए कही कि ये सारे लोगों ने वहां पे बात कही थी। मुझे एक चीज और, क्योंकि ये छोटे छोटे उसकी चीजों को मैं आपके साथ शेयर करने की कोशिश कर रहा हूं। एक बहुत छोटी चीज वैसे सोचिए तो है, लेकिन उसकी मैसेजिंग शायद बहुत स्ट्रांग थी, बहुत स्ट्रांग थी। अगर कोई मुझसे कहे कि 3 प्रमुख बातें लिखिए तो उस 3 में वो जरूर आएगी। वहां पे आम आदमी पार्टी ने संजय सिंह जी की, जो जेल में है, उनकी पत्नी को बुलाया स्टेज पे, वो थी स्टेज पे, वो शिरकत कर रही थी। उन्होंने सत्येंद्र जैन जी की पत्नी थी, और मनीष सिसोदिया जी जो जेल में, उनकी पत्नी की तबीयत खराब थी, वो नहीं आ पाई थी। तो ये सारी बातें, ये कम्युनिकेट बिल्कुल करना चाह रहे हैं कि पूरा, ये कोई परिवार में भी नहीं, सारे लोग एकजुट होकर खड़े हैं आज उस लड़ाई में। चाहे मनीष सिसोदिया को 1 साल से ज्यादा हो गया है, डेढ़, सत्येंद्र जैन को 1.5 से 2 साल हो गया है, संजय सिंह लंबे समय से अंदर है, लेकिन उनका घर, उनका परिवार और उनकी पार्टी पूरे तौर पे उनके पीछे लामबंद है। मैं खत्म, क्योंकि थोड़ा लंबा हो जा रहा है, मैं खत्म करूं उससे पहले मैं एक चीज बता दूं। ये मैंने जब इंडिया गठबंधन के जो मुख्य क्षेत्र पर, मैंने स्टालिन की बात नहीं की, मैंने केरल की बात नहीं की, ये सारे जगहों पे ये अच्छा करेंगे। कांग्रेस की मैं थोड़ी बात कर लूं, क्योंकि कांग्रेस को देखिए, राहुल गांधी विथ शेयर हार्डवर्क, उनकी ईमानदारी, उनकी ट्रांसपेरेंसी, उनकी निश्चलता, उनका वो, उनको अब किसी भी पार्टी को नेता के रूप में स्वीकार करने में कोई दिक्कत नहीं है, वो उससे आगे निकल चुके हैं। तो राहुल गांधी स्टैब्लिश हो गए हैं इंडिया गठबंधन के सबसे बड़े मस्कट के रूप में। वो प्राइम मिनिस्टर की रेस में भी नहीं है, लेकिन वो सबसे बड़े नेता के रूप में है। खड़गे जी कांग्रेस सबसे लार्जेस्ट बड़ी पार्टी जो इंडिया अलायंस की, उसके अध्यक्ष हैं, एंड बाय वर्च्यू ऑफ हिज एज, एक्सपीरियंस एंड इतना लंबा पॉलिटिकल सफर है कि वो, उससे एक जो नेचुरल लीडरशिप बात होती है, वो ऑफिशियली कन्वीनर नहीं बनाए गए, लेकिन उसी ने मुझसे लास्ट में बोलते हैं, चीजों को समेटते हैं, पुचकारते भी हैं, बीजेपी को धिक्कारते भी हैं, मोदी जी को ललकारते भी हैं, वो सारा ये काम ठीक से करते हैं। तो खड़गे जी का एक रोल था। मेरे हिसाब से कांग्रेस को, जैसे 5, मैंने आपको 6 राज्य बताए थे जहां इंडिया गठबंधन के लोगों को करना है काम, मेरे हिसाब से इन 5 राज्यों में कांग्रेस की अग्नि परीक्षा है। बाकी राज्यों को मैं नहीं बोल रहा हूं, मैं यूपी में तो अखिलेश यादव के पीछे कांग्रेस कैसे उनके साथ मिलकर क्या करेगी देखना है। कर्नाटक अग्नि परीक्षा है कांग्रेस की, तेलंगाना अग्नि परीक्षा है कांग्रेस की, राजस्थान अग्नि परीक्षा है कांग्रेस की, और छत्तीसगढ़ अग्नि परीक्षा है कांग्रेस की। मेरे हिसाब से ये 4 स्टेट में इसलिए बोल रहा हूं कि कांग्रेस के कर्नाटक में डी के शिव कुमार,
अगर जैसा वो कह रहे हैं कि मैं 20 से ज़्यादा सीटें आपको प्रॉमिस कर रहा हूँ, इंडिया गठबंधन को 20 के ऊपर सीट आने की बात कांग्रेस की हो रही है, तो डीके शिव कुमार अगर 20 सीट डिलीवर कर देते हैं, तो वो राष्ट्रीय राजनीति में आने से उनको कोई रोक नहीं सकता। वो नेशनल लीडर के लिए खड़े होंगे और उनको कोई उस मामले में रोक नहीं पाएगा। तेलंगाना में रेवंत रेड्डी जिस तरह से चल रहे हैं और अभी तक उन्होंने जितना कोई भी गलती नहीं हुई है, तेलंगाना में वो स्ट्रांगली कांग्रेस को वापस ला रहे हैं। राजस्थान का नाम मैंने इसलिए लिया कि राजस्थान में गुस्सा बहुत है। बहुत प्रश्न पूछे जा रहे हैं, एमपीज़ जवाब नहीं दे पा रहे हैं। हनुमान बेनीवाल इधर आ गए हैं, ट्राइबल के साथ बात हो गई है। हनुमान वहाँ पे भी राजस्थान में ठीक होना चाहिए और छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल और उनकी पुरानी सरकार की थोड़ी नाक की इज्जत है। उन लोग खुद मैदान में उतरे हुए हैं, साहू जी हो या भूपेश बघेल हो, और वहां से मुझे लगता है कि कांग्रेस को ठीक सीट आनी चाहिए। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, मोटे तौर पर करीब 85 सीट है इन चारों स्टेट में। आज की तारीख में कांग्रेस के पास 5 ही सीट। तो कांग्रेस को यहाँ 85 सीट, इन 85 सीट में 40 का आंकड़ा पार करना ही करना है, और ये असंभव आंकड़ा नहीं है। अगर 20 सीट आप कर्नाटक में ले आ रहे हैं, तो तेलंगाना, राजस्थान और छत्तीसगढ़ मिलके 20 सीटों का आंकड़ा कोई बहुत बड़ा आंकड़े की बात मैं नहीं कर रहा हूं। तो कुल ले देके कल की रैली, और मैंने मैंने उसमें मेरठ की रैली की बात कुछ नहीं कही। मेरठ की रैली में केवल जो काम जिसमें बीजेपी को आता है, केवल गाली देना, भ्रष्टाचारी एक जगह हो गए सुबह। मतलब वो एक ही स्क्रिप्ट होती है जो दे दी जाती है कि भाई इसी को दिन भर गाली दो। तो ये भ्रष्टाचारी एक है, एक मंच पे है भ्रष्टाचारी, मोदी जी भ्रष्टाचार खत्म कर रहे हैं, यही सब मोदी जी खुद इस सीट पे बोलते हैं। उनको लगता है कि वो ये सब कह के लोगों को लगेगा कि नहीं नहीं ये बड़ा भारी है। इलेक्टोरल बॉन्ड के के दुनिया के सबसे बड़े भ्रष्टाचार को करने वाले, अगर आज क्या आपको ये कहने का भी अधिकार है कि कोई दूसरा भ्रष्टाचारी है। रैली अच्छी हुई है और ये इंडिया अलायंस का टर्निंग पॉइंट है, फिर से एक दूसरा टर्निंग पॉइंट रामलीला मैदान से। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।